वेलकम टू विनर एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चांद पर मिले पानी की कहानी क्या रही आज तक। क्योंकि हाल ही के दिनों में नासा ने यह कंफर्म किया है कि चांद की सतह पे वाटर अवेलेबल है। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा कितनी बार बोला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस बार मामला थोड़ा अलग है। चांद के ऐसे हिस्से पर वाटर की पुष्टि की गई है जहां से उम्मीदें ना के बराबर थी। वहां पे कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि पानी अवेलेबल हो सकता है। ऐसे हिस्से पर वाटर के अवेलेबल होने की बात कही गई है नासा के द्वारा। सो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम चांद के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। चांद हमारा जो है प्राकृतिक उपग्रह है हमारे पृथ्वी का। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चांद जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सो यह इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के बारे में थोड़ी रिसर्च करें। सो जानते हैं चांद के बारे में। चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, यानी ना वहाँ पे हवा चलती है, ना ही वर्षा होती है, ना ही आंधी तूफान आते हैं, और ना ही किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं वहाँ पे चांद पे। सो फ्रेंड्स, और वहाँ पे दूसरी बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी धरती में है, पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 जो है हिस्सा रह जाता है चांद पे। यानी कि यदि आप धरती की सतह पे, पृथ्वी की सतह पे 36 किलो के हैं, तो चांद की सतह पे आपका वेट मात्र 6 किलो का रह जाता है। आपका भार 6 किलो रह जाएगा चांद की सतह पर। सो फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है चांद की सतह पे, सो वहाँ पे कोई भी पदार्थ लिक्विड अवस्था में यानी तरल अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए पानी भी तरल अवस्था में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वह जो है वह बर्फ के फॉर्म में है। चलिए देखते हैं कि कब कब प्रयास किए गए इस पानी की रिसर्च के लिए। बात है 1969 की, जब पहली बार इंसान जो है चांद की सतह पर पहुंचा। यह मिशन था अपोलो मिशन। इस मिशन के द्वारा एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से चांद पर पहुंचा और चांद के कुछ टुकड़े लेकर वहां से धरती पर आया। उसके पश्चात उसने इन डस्ट और टुकड़ों को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट को दिया, और साइंटिस्ट ने स्टडी से यह पता लगाया कि चांद की सतह पर बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं है। यह बात है 1969 की, जब स्टडी में पता चला कि चांद की सतह पे बिल्कुल भी पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन पिछले 20 सालों में हमें चांद पर पानी की मौजूदगी के कुछ सबूत मिले हैं। तब भी हम हार नहीं मानते, हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। सो पिछले 20 सालों में कुछ पुष्टि मिली कि चांद पे पानी हो सकता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं तो बात आती है सन 2008 की, जब भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे, उसने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा था चंद्रयान फर्स्ट। यह बात है सन 2008 की। क्योंकि इस चंद्रयान फर्स्ट में जो है नासा का भी एक डिवाइस लगा था जिसका नाम है मून मिनरलोलॉजी मैपर, यानी यह चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मैपिंग करने के लिए, खोज करने के लिए इसको लगाया गया था। शार्ट में बोले तो इसका नाम M3 बोला जा रहा था उस टाइम पे। इसने पहली बार जो है यह बात कही कि चांद की सतह पर बर्फ के कुछ अवशेष दिखे हैं। बात करते हैं नासा की, तो नासा से पहले इसरो ने जो है कंफर्म कर दिया था कि चांद की सतह पे बर्फ के रूप में पानी अवेलेबल है, इसी चंद्रयान मिशन फर्स्ट के द्वारा। क्योंकि नासा की तरह इसरो ने भी अपने चंद्रयान मिशन फर्स्ट में एक मून इंपैक्टर प्रोब लगाया था, जो कि मिशन के हिसाब से ठीक जाके चांद की सतह से टकराया था, और तब बात पता चली थी कि चांद की सतह पे बर्फ़ की अवेलेबिलिटी है। सो यह बात है सन 2008 की, चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा यह जानकारी मिली कि बर्फ़ पे के कुछ अवशेष चांद की सतह पे मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं जो नासा का लगाया हुआ डिवाइस था चंद्रयान फर्स्ट में,
वह डिवाइस ने पता लगाया, उसने जो है इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन के जरिए जो है पता लगाया कि चांद की सतह पे जो है बर्फ़ के कुछ टुकड़े अवेलेबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन से ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो है बर्फ़ के अवशेषों का जो है इंडिकेट करते हैं, बर्फ़ के अवशेष होने की तरफ इंडिकेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिवाइस लगा था वो M3 था, मून मिनरोलॉजी मैपर। इसके द्वारा जो है यह रिसर्च की गई। मैं बता दूं कि यह उस हिस्से पर रिसर्च किया गया था जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती। यह इलाका था ध्रुवीय इलाका, उत्तरी ध्रुव पर जो है यह जो है सर्च की गई थी, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी पहुँचती है वहाँ से वाटर जल है जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्प बन के उड़ जाता है। क्योंकि चांद की सतह पे कोई भी वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पे जो वाष्प बनती है वह जो है डायरेक्ट वायुमंडल में, वो डायरेक्ट जो है स्पेस में चली जाती है, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं तो दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होती। वहाँ पे किसी प्रकार की जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, रिफ्लेक्ट होने के वह जो है चांद की सतह पे नहीं आती वापस। तो हो सकता है उस हिस्से की सारी नमी जो है, सारे पानी की जो सारा पानी उस हिस्से का जो है इवेपोरेट हो चुका हो जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन अब ये था साइंटिस्ट के मन में कि जो वाटर अवेलेबल है क्या वह ऐसे हिस्से पर हो सकता है मून की सतह पे जहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। तो उसका जवाब अब जाके मिला है सन 2020 में। यह कंफर्म हुआ है कि चांद की ऐसी सतह पर भी वाटर अवेलेबल है जहाँ पे जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जी हाँ, यही है लेटेस्ट खोज नासा के द्वारा की गई कंफर्मेशन। अब हम जानते हैं कि ये जो कंफर्मेशन है यह किसके द्वारा की गई है। तो मून की ऐसी सतह पर जो रिसर्च की गई है, जो पुष्टि की गई है, वह की गई है सोफिया के द्वारा। सोफिया किसी मॉडल का नाम नहीं है, बल्कि यह नासा की एक ऑब्जर्वेटरी है जो नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर दोनों मिलकर इसको मैनेज करते हैं। सोफिया इसका पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। यानी जो ये सोफिया है यह जो है एक ऑब्जर्वेटरी है। इसे बोइंग जहाज़ में जो है, बोइंग जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके जो है उन्हीं में फिट किया गया है इस ऑब्जर्वेटरी को, जो कि पृथ्वी की लगभग 45,000 फीट ऊंचाई पर उड़ता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। स्पेशली इसका काम यह था कि मौसम संबंधी जो नज़दीकी सैटेलाइट्स हैं या कि और जो अन्य घटनाएं घटित होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उन पे रिसर्च करना था। लेकिन अचानक से हुई यह रिसर्च, क्योंकि इससे मून की सतह पर जो है डायरेक्ट इंफ्रारेड से जो है चेकिंग की जा सकती थी। डायरेक्ट जो है इंफ्रारेड मून को साफ साफ इससे जो है इंफ्रारेड के द्वारा देखा जा सकता था। सो आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, ये है सोफिया की तस्वीर जो कि बोइंग एरोप्लेन्स को जो है मॉडिफाई करके इसी में जो है फिट किया गया है इस ऑब्जर्वेटरी को, जो धरती से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इसे नासा और जर्मन एरोस्पेस कंपनी दोनों मिलके जो है मैनेज करती हैं। चलिए जानते हैं सोफिया के बारे में, यह कैसे काम करती है, इसने कैसे कंफर्म किया। सो फ्रेंड्स, जो सोफिया है, सोफिया यानी जो ऑब्जर्वेटरी है, इसमें जो है इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है। आपको पता होगा कि धरती पे प्रत्येक स्थित वस्तु से किसी न किसी प्रकार की किरणें निकलती ज़रूर हैं, जिन्हें हमारी आँखें जो है देख नहीं पाती। तो इन किरणों को जो है देखने के लिए विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सोफिया में इंफ्रारेड कैमरा लगा है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों और वस्तुओं से निकलने वाली किरणों की पहचान करता है। दोस्तों, सोफिया अंतरिक्ष की जो है दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनाया गया था। एक समय में यह अपने सामने आने वाली सभी वस्तुओं को जो है स्टडी कर सकता है। वैज्ञानिकों को यह पता नहीं था कि सोफिया जो है चांद के इतने सटीक ऑब्जर्वेशन ले सकती है। बात है सन 2018 की, जब चांद जो है सोफिया के सामने आ गया और सोफिया ने एक टेस्ट ऑब्जर्वेशन लिए चांद के। सो दोस्तों, ये जो टेस्ट ऑब्जर्वेशन है ये सन 2018 का है। फिर बाद में होता यह है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको स्टडी किया जाता है, उसको पुरानी स्टडी से मिलाया जाता है
तब बात यह कंफर्म होती है कि जो इंफ्रारेड कैमरों के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी कैद की गई है सोफिया एरोप्लेन्स के द्वारा, सोफिया ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, वे जो है पानी के अणुओं की जो है फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि वाटर जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, तो उससे कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कि यह इंडिकेट करती हैं वाटर की अवेलेबिलिटी को। इंफ्रारेड कैमरे ने जो कि सोफिया में लगा था उस फ्रीक्वेंसी को कैद करता है चांद की सतह से। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो वाटर अवेलेबल है यह किस हिस्से पर है। तो यह जो है एक क्रेटर्स में जो है बर्फ़ के रूप में, बर्फ़ के फॉर्म में अवेलेबल है। उस क्रेटर का नाम है क्लेवियस क्रेटर्स। क्लेवियस क्रेटर्स जो है यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है। इसके चित्र को आप जो है धरती की सतह से नाइट में जो है महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यह जो क्रेटर है यह बहुत बड़े आकार का है। चांद की सतह पर धब्बे नुमा जो है आप देख सकते हैं क्लेवियस क्रेटर को, जहां पे पानी रिसर्च किया गया है। फ्रेंड्स, ये है उस क्रेटर की इमेज जहां पे वाटर सर्च किया गया है। यह स्थित है मून्स के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पे यह बर्फ़ के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसको आप धरती से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये कंफर्मेशन है यह नासा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मार्स मिशन को नज़र में रखते हुए नासा जो है सन 2024 तक मून की सतह पर ह्यूमन की प्रेजेंस चाहता है। इस बार ह्यूमंस की प्रेजेंस न केवल वहां घूम के लौटना होगा, बल्कि ह्यूमन की प्रेजेंस नासा चाहता है कि कुछ दिनों के लिए हो, कुछ दिन वहां बिता के आए ह्यूमंस। इसके लिए उसे पानी की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति इससे की जा सकती है। और दूसरी बात, वहाँ पे H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब उपस्थित होंगे तो वहाँ से जो है फ्यूल के रूप में इनको यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है नासा के लिए यह कंफर्मेशन। फ्रेंड्स, पूरे स्टोरी की बात करें तो फर्स्ट टाइम 1969 में हमको कामयाबी नहीं मिली वाटर सर्च करने में मून की सतह पर, लेकिन सन 2008 में भारतीय इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा यह पुष्टि हो सकी कि चांद की सतह पर पानी अवेलेबल है। आफ्टर ऑल सन 2018 में नासा और जर्मनी द्वारा जो है मैनेज किए जाने वाले सोफिया ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो है यह कंफर्मेशन हो सकी कि मून की सतह पे वाटर अवेलेबल है, वो भी ऐसी सतह पर जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।